मलीहा लाइब्रेरी में बैठी किताब के मुताले में गर्क थी कि उसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा मगर कोई भी मुतवज्जो नज़र नहीं आया, तो सर झटक कर वापस किताब पर नज़रें जमा दी। मगर किसी की नज़रों का एहसास बदस्तूर था। वो चिढ़ गई। आज तीसरा दिन था कि वो किताब लेकर बैठती और किसी की नज़रों की शिद्दत उसे बेचैन करने लगती। 2 दिन तक वो इसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करती रही, मगर आज सचमुच उसे गुस्सा आ गया था। उसने किताब बंद की और अपनी अतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू किया। उसके बिल्कुल सामने एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे, मगर उनकी सफ़ेद दाढ़ी का एहतराम करते हुए उसने अपने दाएं जानिब चेहरा मोड़ कर देखा। वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे कंबाइन स्टडी कर रहे थे। वो ग्रुप के लड़कों को मशकूक निगाहों से देखने लगी, मगर किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा, तो उसने तवज्जो दूसरी तरफ कर ली। वो कोई लड़की थी और जाहिर है ये हरकत वो तो नहीं करेगी। हॉल में कुछ और लोग भी थे, मगर मलीहा ने किसी को भी अपनी तरफ देखते हुए नहीं देखा। क्या मुसीबत है? उसे सख्त बेजारी हुई। 2 दिन से यही हो रहा था। बैठे बिठाए महसूस होने लगता कि कोई इसे बहुत तवज्जो से देख रहा है, मगर ढूंढने पर कोई नज़र नहीं आता। वो गुस्से में घोलती घर आ जाती। अपनी तरफ से तो उसने मसले का ये हल निकाला था कि आज सुबह के बजाय शाम को आई थी और अपनी मखसूस जगह से हट कर बैठी थी, मगर सामने वाला भी काफ़ी मुस्तकिल मिजाज था। घर की तन्हाई से घबराकर वो यहाँ आती थी, पर अब लग रहा था इस नादीदा मेहरबान की वजह से ये इकलौती सरगर्मी भी तर्क करनी पड़ेगी। वो उठी और किताब घर जाकर पढ़ने के ख्याल से इशू करवाती बाहर आ गई। एक्सक्यूज़ मी मिस। वो पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब कोई उसके पीछे से बोला था। वो रुक गई, पलटी तो देखा सांवले रंग का एक लड़का ब्लैक पैंट शर्ट पहने उसी की तरफ आ रहा था। जी? वो करीब आ गया तो मलीहा ने कहा, और इस जी के जवाब में उसने जो कहा उसे सुनकर मलीहा का जी चाहा कि उसका सर फाड़ दे। बेफिक्री से माथे पर आए काले बादलों को एक हाथ से हटाए हुए वो बड़े आम से अंदाज में बोला था, आप मुझसे शादी करेंगी? मलीहा को पहले तो लगा उसे सुनने में गलती हुई है, फिर उसे घूर कर देखते हुए कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा तर्क करके वो पलटी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो भी साथ हो लिया। देखिए, ना तो मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, ना मेरा इरादा फ्लर्ट करने का है। मैं पूरी संजीदगी से आपको प्रपोज कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये सब अजीब लग रहा हो, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सोच कर जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब जानने की कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो कल जवाब दे दें, परसों दें, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, या चाहे क़यामत के दिन। मैं यहीं लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। मलीहा ने पहले तो अपने कदमों की रफ्तार तेज़ की, फिर कानों पर हाथ रख लिए और आखिर में उसने दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, तो उसने रुक कर डरते डरते पलट कर देखा। दूर तक सड़क सुनसान थी। उसे इत्मीनान हुआ। भागते हुए सांस फूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। बदतमीज़ कमीना, लोफर कहीं का। कहता है शादी करेगा, ऐसा मारूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। इडियट जवाब देने आएगा, बदतहजीब इंसान। आएगा तो आता रहे, मैं तो अब मर कर भी उधर का रुख ना करूं। वो फुटपाथ पर बैठी ऊंची आवाज़ में उसे सलवातें सुना रही थी। वो तो शुक्र था सड़क बिल्कुल खाली थी, वरना अगर कोई उसे इस हाल में देख लेता तो हाथ पकड़कर पागल खाने छोड़ाता। पागल हूँ ना मैं कि कोई भी राह चलता शादी के ऑफ़र करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बड़बड़ाते हुए वो उठी। अब जो अपनी अतराफ़ गौर किया तो जी चाहा सर पीट ले। ये जगह उसकी जानी पहचानी तो थी, मगर उसके घर से काफ़ी दूर थी। बिना देखे सर पर दौड़ते वो अपने घर जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, इस ख्याल से कि कहीं वो रास्ते में न मिल जाए। वापस पलटने के बजाय उसने आगे जाकर मेन डोर से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलटकर जहाँ से आई थी उसी तरफ मुंह करके ज़ोर से बोली, उल्लू का पट्ठा, बाबा को बता दूँ ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल आओगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा।
वो यूं बोल रही थी जैसे वो वहाँ खड़ा सुन रहा हो। वो सारे रास्ते बिकते झुकते घर पहुंची तो अज़र फारूकी लॉन में ही उसे मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी, पर उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। उनकी बात पर उसने बेसाख्ता कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। वो आमतौर पर 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती थी, मगर आज उसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले उसने खूब दिमाग ख़राब किया, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं आया कि रिक्शा या टैक्सी ही कर लेती। उससे कोसते पैदल ही चली आई। एक पागल जो मिल गया था, फिर देर कैसे ना होती। वो आहिस्ता से बोली। क्या कह रही हो? उसके होंठ हिलते देखकर उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था, तुमने नूर हुदा का कमरा तो ठीक से सेट कर लिया ना? कितनी बार पूछेंगे, उसने दिल में कहा। फिर उनकी तफ्शी करने के ख्याल से बोली। आप बेफिक्र हैं बाबा जान, मैंने उनके कमरे की हर चीज़ खुद अपने हाथों से सेट की है। फिर उनके पास से हटकर वो किचन के सामने से गुजरती पिछली तरफ के हॉल में आ गई। हॉल की सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ती वो अपने कमरे में आई। ये कमरा बहुत खुला और काफ़ी बड़ा था और आराइशी लड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था, जिसमें वार्डरोब भी साथ ही जोड़ा गया था। वार्डरोब के एक तरफ अटैच बाथरूम था। बेड के पायती की तरफ थोड़ा हटकर सोफ़ा सेट रखा था, जिसके दरमियान में दरमियाने साइज़ का टेबल भी मौजूद था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पर लकड़ी का लंबा सा रैक मुनासिब ऊंचाई पर दीवार से जोड़ा गया था, जिस पर कुछ कैनूस सूखने के लिए रखे थे। कुछ कैनूस दीवार के साथ भी रखे थे। एक तरफ रॉकिंग टेबल के साथ कुर्सी रखी थी। एक गोल ऊंचा टेबल भी था, जिस पर कलर ट्यूब्स और पेंटिंग ब्रश रखे थे। पास ही एजल भी मौजूद था। कमरे में बालकोनी भी थी, जिसकी छत से मलिहा ने ढेर सारी विंड चाइमर्स लटका रखे थे। बालकोनी में मौजूद झूले से भी उसने छोटी छोटी घंटियां बांध रखी थी। मलिहा को इन मिली जुली आवाज़ों का मध्यम सुरीला शोर बहुत पसंद था। अक्सर चांदनी रातों में वो झूले में लेटती इन आवाज़ों को सुनती रहती। ये कमरा कुशादा तो था, उसकी एक और ख़ुसूसियत ये थी कि ये बाकी घर से मुंसलिक होते हुए भी काफ़ी अलग था, और इसी वजह से मलिहा ने इसे अपने लिए मुंतखब किया था कि वो यहाँ यकसुई से अपना काम कर सकती थी। मलिहा ने किताब टेबल पर रखी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वो तौलिया से खुश करती एजल के सामने आ खड़ी हुई। ये कैनूस उसने काफ़ी दिन पहले शुरू किया था, मगर अभी तक आसमान का कुछ हिस्सा और एक सूखा दरख्त ही पेंट कर पाई थी। उसने सोचा आज इस कैनूस को ज़रूर मुकम्मल कर लेगी। उसने ट्रे में कलर मिक्स करके ब्रश पर लगाया और कैनूस पर कुछ स्ट्रोक लगाकर ही उसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों इसका ज़ेन यकसू नहीं हो पा रहा था। उसने एक बार और कोशिश की, मगर ज़ेन अभी बटा हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही है, शायद वो विंड चाइमर की आवाज़। उसने सोचा और उठी। बालकोनी के स्लाइडिंग ग्लास डोर को बंद करके वो मुतमईन सी होती कुर्सी घसीट कर एजल के सामने आराम से बैठ गई, मगर अब कमरे की खामोशी उसे चुभने लगी थी। वो चिढ़ सी गई। इसी माहौल में वो घंटों कैनूस पर काम किया करती थी, मगर आज वो अपना जहन तक नहीं बना पा रही थी। तंग आकर उसने ब्रश रखा और किचन में आ गई। सामने ही किचन टेबल के साथ रखे स्टूल पर बैठी इसका हम उम्र दुबला पतला सा बहादुर सलाद काट रहा था। तुम? वो उसे देखकर हैरत से बोली। गुल बानो कहाँ है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो आज खाना मैंने बनाया है। हाँ, मलिया ने हनकारा और खाने का जायज़ा लेने लगी। बीबी साहब, मेहमान रात को देर से आएंगे, बहादुर ने सलाद फ्रिज में रखते हुए पूछा। मेहमान ने छोटे साहब आ रहे हैं, मलिहा ने तस्दीक की। छोटे साहब क्या यहीं रहेंगे? जाहिर है इंसान अपने घर में ही रहता है, तो फिर वो लंदन में कहाँ रहते थे? बहादुर ने सोचते हुए फलसिफाना अंदाज में सवाल किया। फुटपाथ पर। वो चिढ़ गई। तुम क्या नाश्ते में कव्वे खाते हो? जब देखो ज़बान चलती रहती है, ज़रा देर को चुप नहीं रहा जाता तुमसे।
बहादुर की शक्ल बता रही थी कि उसे मलीहा का डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मगर मलीहा ने परवाह किए बगैर मज़ीद कहा, अगर रायता बना चुके हो तो टेबल पर खाना लगा दो और बाबा जान से भी कह दो खाना तैयार है। ठीक है जी, वो रूठे रूठे अंदाज में बोलकर बर्तन लगाने लगा। एक भतीजे के आने पर कसरे फारूकी को नए अंदाज से सजाया गया था, जिसकी वजह से मलीहा को काफ़ी कोफ्त हुई थी। मलीहा चावलों की डिश टेबल पर रख ही रही थी कि बहादुर आकर बोला, कर्नल साहब कह रहे हैं वो खाना छोटे साहब के साथ खाएंगे। मलीहा ने अपना माथा पीट लिया और ख़ुद बुलाने चल पड़ी। उसने स्टडी में पैर रखा ही था कि उसकी हंसी छूटते छूटते रह गई। हमेशा की तरह सफ़ेद बुराक कुर्ता शलवार में काले रंग के सादा से चप्पल पैरों में डाले, सुनहरे फ्रेम की ऐनक लगाए वो सामने कुर्सी पर अटेंशन बैठे थे और नज़रें वॉल क्लॉक पर जमी थी। वो आगे बढ़ी और चलते हुए उनके पास फर्श पर बैठकर अपना हाथ उनके घुटने पर रखा। ये उसके बचपन की आदत थी। उसे जब भी बाबा जान को मुतवज्जा करना होता तो मुखातिब करने के बजाय उनकी तरफ देखने लगती। अज़हर फ़ारूकी ने क्लॉक से नज़र हटाकर उसे देखा। खाना खा ले बाबा जान। आज तो खाना नूर हुदा के साथ ही खाऊंगा, तुम जाकर खा लो। बाबा जान, उनकी फ़्लाइट 11 बजे लैंड करेगी और घर आने तक 1:30 बज जाएंगे। इतनी रात को आने के बाद वो सुबह के नाश्ते से पहले कुछ नहीं खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना। उन्हें मलीहा की बात सही लगी थी, फिर भी खाने के लिए नहीं माने तो मलीहा ने फिर इस्रार किया, थोड़ा सा खा ले, आप जानते हैं मुझे अकेला खाना खाना नहीं पसंद। खाना खाने के लिए भूख का लगना ज़रूरी है, किसी के साथ होना नहीं। तुम्हें भूख लग रही है तो जाकर खा लो, उन्होंने नरमी से मगर कती लहजे में कहा। उसे बुरा तो लगा मगर मज़ीद कुछ नहीं कहा। वो उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। बहादुर, उसकी आवाज़ पर बहादुर बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। खाना उठा दो। वो अपने कमरे से जाकर लाइब्रेरी से इशू करवाई किताबें उठाए लाउंज में आ बैठी। 11 बजने में 1 घंटा बाकी था कि बाबा जान स्टडी से निकलकर लाउंज में आए। फिर उसे देखकर बोले, मलीहा। जी बाबा जान, वो किताबें बंद करते हुए बोली। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। फिर सोचा एक नज़र नूर हुदा का कमरा देख लूँ। आइए बाबा जान। वो उनका इशारा समझकर फ़ौरन खड़ी हो गई। मलीहा से आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो एकदम ही पलट कर बोले, तुम नीचे का कोई कमरा ठीक करवा लेती। अब वो इतनी रात का थका हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाएगा। मलीहा चाहते हुए भी ना कह सकी कि आपने ही कहा था कि नूर हुदा के लिए ऊपर वाला कमरा ठीक करवाना, उसे ग्राउंड फ्लोर पर रहना नहीं पसंद। अच्छी बात यह हुई कि कमरे में जाकर उन्हें मेन मीख निकालने का मौका नहीं मिला। मलीहा ने बड़े ध्यान से कमरा सेट किया था और ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ पहुँचाई थी। वहाँ से बाहर निकले तो सारे मुलाजमों को लाइन में खड़ा करके हिदायतें देना शुरू कर दी। जब तक मैं नूर हुदा को लेकर एयरपोर्ट से नहीं आ जाता, तुम में से कोई सर्वेंट क्वार्टर की तरफ फटकेगा भी नहीं। बहादुर और नज़ीर, तुम दोनों फ़ौरन गाड़ी रुकते ही नूर हुदा का सामान निकाल कर उसके कमरे में पहुँचा देना। और गुलाब खान, वो चौकीदार की तरफ मुड़े, पहले हॉर्न पर ही गेट खुल जाना चाहिए। अगर देर लगी तो याद रखना मेरी राइफ़ल को अभी जंग नहीं लगा। और ये ड्राइवर किधर रह गया है, देखो ज़रा इसने गाड़ी तैयार की भी है या नहीं। एक मुलाजिम भागा भागा बाहर की तरफ गया, फिर भागते हुए ही वापस आया। जीप तैयार है कर्नल साहब। फिर जब उनकी गाड़ी गेट से निकल गई तो हर एक ने सुकून का सांस लिया। कोई मुझे 1 गिलास पानी के साथ सर दर्द की टैबलेट देगा? सोफ़े पर ढेर होते हुए मलीहा ने सदा लगाई। उससे इतनी देर तक जागने की आदत नहीं थी, मगर आज तो जागना मजबूरी थी। कुछ देर बाद ही मुलाजिम ने पानी के गिलास के साथ टैबलेट लाकर उसे पकड़वा दी। टैबलेट लेकर मलीहा ने किताब फिर से खोल ली। 1 बजते ही मलीहा की नज़र वॉल क्लॉक से जैसे चिपक गई। उसका ख्याल था कि 1:30 बजे तक तो हर हाल में वो लोग आ जाएंगे, मगर 2 बजे, फिर 2:30, फिर 2:45 और तंग आकर 3 बजे मलीहा ने एयरपोर्ट इंक्वायरी का नंबर मिला दिया। पता चला फ़्लाइट 3 घंटे लेट थी। और ये तो सोचना भी बेकार है कि बाबा जान मुझे फ़ोन करके इत्तला देते। रिसीवर रखते हुए उसने खुद से कहा। फिर बहादुर और नज़ीर के अलावा उसने सब नौकरों को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया और ख़ुद लाउंज में आकर सिंगल सोफ़े पर बैठ गई। जहाँ वो बैठी थी वहाँ से मेन इंटरेस्ट बिल्कुल उसकी नज़र के सामने थी।
दोनों पाँव सोफे पर रखे कुशन गोद में लिए वो सिमट कर बैठी थी। नींद के मारे उसका बुरा हाल था, लेकिन जानती थी अगर नूरुल हुदा के इस्तकबाल को वो बेनफ्सो नफीस मौजूद ना हुई तो बाबा जान नाराज़ होंगे। इंतज़ार करना भी कितना मुश्किल काम है। थक कर सोचते हुए अचानक ही उसकी ज़हनी रूह बहक गई। आप चाहे कल जवाब दें, परसों या चाहे क़यामत के दिन, मैं इंतज़ार करूँगा। उस वक्त तो उसे गुस्सा ही आया था, मगर अब वो गुमसुम सी हो गई। क्या कोई क़यामत के दिन तक किसी का इंतज़ार कर सकता है? उसने ख़ुद से सवाल किया और फिर फ़ौरन ही जवाब दे डाला, इम्पॉसिबल। 4:30 बजे के करीब हॉर्न की आवाज़ आई। फ़्लाइट एक्चुअली टेक ऑफ के वक्त ही लेट हो गई थी। लंदन का मौसम तो आप जानते हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले अगर आप इंक्वायरी से मालूम कर लेते तो इतनी जहमत ना होती। और अज़हर फ़ारूकी के साथ अंदर आते नूरुल हुदा न जाने क्या बोलने वाले थे कि सोफ़े पर बेखबर सो रही लड़की को देखकर चुप हो गए। अब्बा जान ने भी उसे देख लिया था। ये इस तरह क्यों सो रही है? वो नागवारी से पास खड़ी मुलाजमा से बोले, जो गाड़ी की आवाज़ पर क्वार्टर से निकलकर पोर्च में आ गई थी और अब उनके साथ ही अंदर आई थी। बाबा जान प्लीज़। उन्होंने आहिस्तगी से उन्हें टोका, फिर मुलाजमा से कहा, तुम जाओ। बाबा जान को साथ लिए उनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में जाने के लिए सोफ़े के पास से गुजरे तो गैर इरादी तौर पर बाजू पर लटकता कोट झुकते हुए उस पर फैला दिया। वो अपने कमरे में आए और जूतों समेत ही बेड पर लेट गए। थकन के मारे मलिहा का बुरा हाल था। दर्द से बदन टूट रहा था। फिर भी फजर की अजान के साथ ही हस्बे आदत उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसे सबसे पहले नूरुल हुदा का ख्याल आया। वो झटके से उठ खड़ी हुई। खड़े होते ही कोई चीज़ उसके वजूद पर से फिसलती हुई उसके पैरों पर गिर गई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। ये कोट किसका था और इस पर किसने डाला होगा? मलिहा को ये समझने में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगी। झुककर कोट उठाकर बाजू पर डालते हुए वो अजीब से एहसास से 2-4 हुई थी। वो कोट लिए अपने कमरे में आ गई। कोट बेड पर डालकर शावर लेने चली गई। 10 मिनट बाद ही वो गीले बालों के साथ कमरे में आई। बालों को तौलिए से सुखाकर उसने चादर ओढ़ी और जहाँ नमाज बिछाकर किबला रूख खड़ी होती उसने नियत बांध ली। नूरुल हुदा यूं भी सहरखेज़ थे। फिर वो फ़्लाइट में नींद पूरी कर चुके थे। सूरज के चुप दिखाते ही वो ट्रैक सूट पहने लॉन में निकल आए। दौड़ते हुए लॉन के कई चक्कर काटकर वो एक जगह रुके। बार बार झुककर अपने पंजों को छूते वो एक बार उठे और फिर झुकना भूल गए। वो अप्सरा नहीं थी, मगर अप्सरा लग रही थी। सफ़ेद कपड़ों में एहतमाम से दुपट्टा शानों पर फैलाए हुए उसके लंबे नम बाल हवा से लहराते बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, मगर वो बेनियाजी से बनी झूले पर बैठी थी जो उसके गद्दास पैरों के धक्के से आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूल रहा था। वो सर उठाए बड़ी महवियत से आसमान को देख रही थी कि तभी सूरज का रास्ता रोके बादल यकदम से खिसका और उसका वजूद किरणों की जद में आया। वो हंस पड़ी और हंसते हुए उसने यूं ही अपना सर झटका तो नज़र ट्रैक सूट पहने बुत की तरह साकत खड़े शख्स पर पड़ी। वो झिझक गई। वो इस वक्त नूरुल हुदा की वहाँ मौजूदगी की तवक्को नहीं कर रही थी। उसने अपने आप ही सोच लिया था कि रात गए आने वाला दिन चढ़े तक थकन उतारता रहेगा। वो उठी और घूमकर कमरे में चली गई। मूनलाइट इन सनलाइट, अमेजिंग, वो आहिस्ता से बड़बड़ाए। वो बाल समेटकर किचन में आ गई। फटाफट ऑरेंज जूस निकालकर उसने जग में डाला और जग गिलास समेत ट्रे में रखकर बहादुर को थमाकर लॉन में भेजा। फिर अपने नाश्ते की ट्रे तैयार करके वो किचन से निकलने वाली थी कि नूरुल हुदा जूस का गिलास हाथ में लिए किचन के दरवाजे से अंदर आ गए। हेलो मलिहा। उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते वो बोले तो मलिहा नर्वस हो गई कि उनसे हाथ मिलाए या नहीं। इसी घबराहट में वो उनके हेलो का जवाब नहीं दे सकी, तो वो गैर इरादी तौर पर अपना हाथ नीचे करके उसकी तरफ झुककर बोले, आई एम रॉन्ग। इस बार वो एतमाद से मुस्कुराए। नॉट इंडीड।
फिर उनके हाथ में पकड़े आधे खाली गिलास को देखकर बोली, और चाहिए? नो थैंक्स। मलिहा समझ नहीं पा रही थी कि उनसे किस अंदाज में बात करे, इसलिए बात करने से बचने की खातिर 2 ट्रे उठाए उनके बराबर से गुजरकर आगे बढ़ गई, मगर अगले ही कदम पर उसे रुक जाना पड़ा। मैं 15 मिनट में नहा कर आता हूँ, तब तक आप मेरा नाश्ता तैयार कर लें। कोई ख़ास एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं, बस जो बाकी घर वाले लेते हों, अलबत्ता चाय स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। गुलबानो को हिदायत देकर वो पलटे तो मलिहा को देखते ही उनके मुंह से निकला, व्हाट हैपेंड? उसने भी फ़ौरन जवाब दिया, नथिंग। उसने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। नूरहुदा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ठीक 15 मिनट बाद वो ट्राउज़र पर टी शर्ट पहने डाइनिंग रूम में थे। मलिहा डाइनिंग टेबल पर ही उनकी मुंतज़िर थी। उन्हें देखकर उसने गुलबानो को आवाज़ देकर नाश्ता लाने को कहा। नाश्ता लग चुका था। नूरहुदा ने निवाला मुंह में रखकर दूसरे हाथ से अखबार उठाया, फिर मलिहा की तरफ बढ़ाकर सवालिया लहजे में बोले, न्यूज़पेपर? मलिहा ने नाश्ते से ध्यान हटाकर उनके हाथ की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं नाश्ते के वक्त अखबार नहीं पढ़ती। क्यों? वो यूं ही पूछने लगे। क्योंकि अखबारों में ऐसी खौफनाक खबरें छपती हैं कि पढ़कर भूख ही उड़ जाए। सच कहा। बोलते हुए उन्होंने अखबार खोला और पढ़ने लगे। नाश्ता ख़त्म होने तक वो अखबार भी ख़त्म कर चुके थे। नैपकिन से हाथ साफ करके उन्होंने अखबार को तय करके रखा और अपने लिए चाय निकालते हुए उससे बोले, चाय लोगी? मैं चाय कम पीती हूँ, दिन में सिर्फ 1 कप, वो भी शाम में। वो भी नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते बोली। फिर अखबार उठाते हुए उसने बहादुर को आवाज़ दी। बहादुर को भी जैसे पता था कि आवाज़ क्यों दी गई। वो दूसरे लम्हे ही जूसा गिलास लिए आ पहुंचा। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? गिलास उसके हाथ से लेकर उसने पूछा। जी बीबी साहब, उसने इस्बात में जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ। नूरहुदा ने चाय पीकर खाली कप टेबल पर रखते हुए उससे कहा, फारिग होकर मेरे रूम में आ जाना। वो समझ गई कि सामान सेट करवाना चाह रहे हैं और हाँ में सर हिला दिया। वो कुछ देर बाद नॉक करके उनके कमरे में आई तो सारे ब्रीफ केस खुले हुए थे। एक बड़ा टीची केस तो बेड पर ही खुला रखा था और ख़ुद नूरहुदा हाथ में हैंगर लगे कपड़े पकड़कर वार्डरोब का दरवाज़ा खोलकर उसके सामने खड़े थे। मलिहा आ जाओ, उन्होंने पलटकर उससे कहा। फिर वार्डरोब में देखते बोले, ये सब किसने ख़रीदा है? मैंने। बाबा जान हुक्म था कि कमरे के साथ आपका वार्डरोब भी सेट कर दूँ। मैंने तो इनसे बहुत कहा कि पता नहीं आपको मेरी पसंद अच्छी लगे भी या नहीं, मगर वो बात अधूरी छोड़कर यूं ही चुप हो गई। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है कि बुरी लग ही नहीं सकती, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? उसने पूछा। इन्हें कहाँ रखूँ? उन्होंने कपड़ों से भरे सूटकेस की तरफ इशारा किया। लाई, मैं रख देती हूँ। उसने बढ़कर उनके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर रखे और वार्डरोब में जगह बनाने लगी। फिर सूटकेस से कपड़े निकालकर वार्डरोब में लटकाने लगी। उसे मसरूफ़ देखकर नूरहुदा साइड में हो गए। ड्रेसिंग टेबल पर से सिगरेट का पैकेट उठाकर एक सिगरेट निकाला। फिर लाइटर से सिगरेट जलाते वो सूटकेस में से अपने डॉक्यूमेंट्स वाला बैग निकालने लगे। तंबाकू की बू महसूस करके मलिहा ने वार्डरोब में से सर निकालकर देखा और उनके होंठों में दबा सिगरेट देखकर बोली, सिगरेट पीता आदमी हो या धुआं छोड़ता रेल का इंजन, दोनों दिखने में एक से ही लगती है। नूरहुदा ने चौंक कर सर उठाते हुए उसे देखा तो कहने लगी, मैं आपको सिगरेट पीने से मना नहीं करती, मगर मेरे सामने सिगरेट पीने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, सिगरेट बुझा दे। अचानक ही इसके लहजे में जो इस्तेहकाक आया था उसे खुद भी उसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन नूरहुदा ने ना सिर्फ महसूस किया था बल्कि उन्हें अच्छा भी लगा था। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उन्होंने सिगरेट ऐश ट्रे में बुझाया। और कोई हुक्म? उनकी बात पर उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई, तो फ़ौरन ही माज़रत करने लगी। सॉरी, मैं आमतौर पर इस अंदाज से बात नहीं करती, मगर मुझे सिगरेट से बहुत चिढ़ है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे हर अंदाज में बात कर सकती हो, वो बददस्तूर मुस्कुराते हुए बोले तो मलिहा नज़रअंदाज करते हुए सूटकेस में से एक बड़ा सा पैकेट निकालने लगी। वो फ़ौरन बोले, इसे मैं खुद रख दूँगा, तुम रहने दो।
वो उसे छोड़कर परफ्यूम्स की बोतलें निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। नूर हुदा ने वो पैकेट निकाला और उसे रखने वार्डरोब की तरफ आए। उसी वक्त बाबा जान दरवाज़ा बजाकर अंदर आ गए। आइए बाबा जान। नूर हुदा ने जल्दी से सब छोड़ छाड़ कर बेड पर सामान हटाकर उनके बैठने की जगह बनाई। क्या बात है, तुम इतनी सुबह जाग गए? नींद नहीं आई? नींद तो आ गई पर आंख जल्दी खुल गई। फ्लाइट में सोता रहा था शायद इसीलिए। अब आगे क्या करने का इरादा है? क्या जॉब करोगे? नहीं, मेरा इरादा है कि बिज़नेस शुरू कर दूँ। क्यों नहीं? वो खुश होकर बोले। तुमने इस बारे में कुछ सोचा है क्या बिज़नेस करोगे? कुछ प्लान्स तो हैं मगर मेरा ख्याल है पहले यहाँ की मार्केट को सर्च कर लूँ। ठीक कह रहे हो, मगर आते ही काम में लग जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ दिन आराम करो फिर इन मामलात पर गौर करना। वैसे अब तुम आ गए हो तो सारी जिम्मेदारियाँ भी तुम्हें उठानी होंगी। सफ़र की थकन उतार लो, फिर मैं तुम्हें ज़मीनों का हिसाब किताब भी समझा दूँगा। बल्कि अगली बार नवाब शाह जाते हुए मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊँगा। बाबा जान प्लीज़, ज़मींदारी वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ और जाऊँगा भी, लेकिन हिसाब किताब वाला मामला आप अपने हाथ में रखें। नूर हुदा बड़ी इंकिसारी से बोल रहे थे। बाबा जान हंसे और कहने लगे, मज़हर फारूकी का बेटा कहता है कि उसे ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं। ये तो कमाल ही हो गया। भाई जी पक्के ज़मींदार थे। मियाँ जी की ज़िंदगी में ही फसलों की बुवाई कटाई का काम उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया था। फिर वो अचानक ही संजीदा हो गए। दिलचस्पी की बात की है तुमने। मुझे भी ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं थी और ना है। भाई जी जब तक थे मैंने कभी मुड़कर भी ज़मीनों की तरफ नहीं देखा, मगर बाप दादा की निशानियाँ खुद से अलग भी तो नहीं की जा सकती। मलीहा नूर हुदा के बगैर तो सामान सेट कर ही नहीं सकती थी और नूर हुदा बाबा जान के साथ बातों में मगन थे। वो कुछ देर तो खड़ी उनकी बातें सुनती रही मगर जल्द ही बोर हो गई। बाबा जान बेड पर बैठे थे और नूर हुदा उनके सामने जिस जगह खड़े थे मलीहा की तरफ उनकी पुश थी और वो उनकी नज़र में आए बगैर कमरे से निकल सकती थी। उसने हाथ में पकड़ी चीज़ें आहिस्तगी से ड्रेसिंग टेबल पर रखी और नामहसूस अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर जाने के लिए वो जैसे नूर हुदा के पीछे से गुजरी, बिल्कुल अचानक ही उन्होंने पलटकर उसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। कहाँ जा रही हो? वो गड़बड़ाई फिर संभल कर बोली, अपने कमरे में। कोई काम है या आराम करना चाहती हो? दोनों में से कोई बात नहीं है। तो कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ। उनके लहजे में अपने आप इस्तेहसाक आ गया और फिर वो फ़ौरन ही अपनी बात कहकर वो मलीहा का हाथ छोड़ते बाबा जान की तरफ मुड़ गए, जैसे जानते थे कि मलीहा हर हाल में उनके हुक्म की तामील करेगी। मलीहा ने भी उनका हक जताना महसूस किया था मगर उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और पास ही रखे सोफ़े पर बैठ गई। नूर हुदा और बाबा जान एक बार फिर अपनी बातों में लग गए थे और फिर से बोर होने लगी थी, मगर उसने दोबारा बाहर जाने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि वो जान गई थी वहाँ एक शख्स ऐसा था जो उसे पूरी जान से महसूस कर रहा था।